हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट थ्योरम करते हैं और उसके बेस पे जो पीवाई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उसको मैं चाहूँगा कि आपको बहुत ही ईजी वे में, ठीक है ना, आपको समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी थ्योरम बेस्ड करके हमेशा ही ये देखा गया है कि 4.7 मार्कर का क्वेश्चन बनता है। तो पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर रोज थ्योरम को क्लियर करेंगे। दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलता है कि कोई फंक्शन है जो डी से सी तक गया है और ये क्या है दोस्तों, एनालिटिक है। पहली बात तो बोलेगा कि अपने डोमेन के अंदर ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। फिर बोलता है कि अगर ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू सी है, सी मीन्स कॉन्स्टेंट है ना, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस एंड एस सिटिंग इनसाइड डोमेन, ठीक है। और सेकेंड बात बोलेगा क्या कि जैसे देखिए ये जो जेड है ना, ये अपने सेट के अंदर एस का है ना, एस के अंदर है। और ये बोलता है इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, एस का जो ऑल लिमिट पॉइंट्स होगा, वो अगर डी के साथ नॉन एम्प्टी बनाता है। क्या मतलब हुआ इसका कि एस डेस्ट इंटरसेक्शन डी इज नॉन एम्प्टी। सीधी बात है कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होने चाहिए वो किसके अंदर जाने चाहिए, डी के अंदर जाने चाहिए। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लिमिट्स पॉइंट डी के अंदर चले जाए, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन इसके जो लिमिट्स पॉइंट्स, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट मस्ट बिलोंग्स टू डी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू सी। तो ये जो छोटे सेट पे जो हमारा कांस्टेंट गिवन था, अब ये बड़े सेट एंटायर डोमेन पे दोस्तों ये कांस्टेंट हो गया, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि अगर एनालिटिक फंक्शन जो एफ है किसी सेट पर एस पर कांस्टेंट है, ये गिवन है हमारे पास, और उस सेट का एक भी लिमिट पॉइंट अपने डोमेन में आ जाए, है ना, अपने डोमेन में आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने डोमेन के अंदर हमेशा ही कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा दोस्तों हो जाएगा, अपने एंटायर डोमेन के अंदर ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। इससे क्या बातें समझ में आई कि जो हमारा सेट एस था, अगर एस पे अगर फंक्शन कांस्टेंट गिवन है, जो एनालिटिक फंक्शन है, और उसका एक भी लिमिट पॉइंट अपने डोमेन के अंदर आ जाएगा, तो दोस्तों हमको याद रखना है कि फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, इनटू द एंटायर डोमेन डी। इसको मैंने थोड़ा सा देखिए यहाँ समझाने की कोशिश करा है, शायद आपको इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये बोला कि फंक्शन डी पे क्या था, एनालिटिक था, उसके अंदर एक सेट एस था, उस पर यह दिया हुआ था कि फंक्शन क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट, ये गिवन था कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। देख लीजिए अच्छे से कि फंक्शन गिवन था दोस्तों कांस्टेंट। और एक बात और बोला कि एस के अंदर एस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो डी के साथ नॉन एम्प्टी फॉर्म करता है। अगर ऐसा होगा तो हमको याद रखना है कि फंक्शन कांस्टेंट होगा, वो एंटायर डी पे चला जाएगा। जो एस पे था अब दोस्तों एंटायर डी पे चला जाएगा, ठीक है। पहली बात ये याद रखना है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये याद रखना है कि फंक्शन अगर अपने डोमेन के अंदर एनालिटिक है, उसके अंदर एक ऐसा सेट एस है, ठीक है ना, जहाँ पे ये अपने आप को कांस्टेंट फॉर्म कर रखा है, तो हमको ये याद रखना है कि उस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा अपने डी के साथ, अगर उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट सिटिंग इनसाइड डी, तो हमको क्या करना है दोस्तों कि एफ ऑफ जेड जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा ऑन द एंटायर डोमेन डी। ये देखिए इसका पहला फॉर्मेट था। सेकंड फॉर्मेट भी हम लोग समझते हैं। कहता है कि दो फंक्शन है जो अपने डोमेन के अंदर दोस्तों कैसा है, एनालिटिक है, एफ भी एनालिटिक और जी भी एनालिटिक। और क्या क्या बोल रहा है कि एफ और जी जो है दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों इक्वल है। कहाँ पे दोस्तों इक्वल है, अपने सेट के अंदर, और सेट कहाँ पे लाई कर रखा है, सिटिंग इनसाइड डी। तो इस सेट की बातें चल रही है दोस्तों, इस सेट की बातें, ठीक है ना, कि एफ और जी क्या है, इस सेट पे क्या है, इक्वल दिया हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशंस देखिए, इफ एस इंटरसेक्शन एस डैश इंटरसेक्शन डी, है ना, ये क्या करता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। इंटरसेक्शन डी अगर दोस्तों 5 हो जाए, मतलब एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एस मस्ट सिटिंग इनसाइड डी, है ना, अगर ऐसा हो जाता है, डी के अंदर चला जाएगा दोस्तों, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन इक्वल हो जाएगा ये एंटायर डोमेन डी पे। क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगर S के अंदर F और G दोनों इक्वल है, एंड F और G किस टाइप का फंक्शन है दोस्तों, एनालिटिक फंक्शन है। दूसरी बात बोलेगा कि S का जो लिमिट पॉइंट है अगर वो D में चला जाता है दोस्तों, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ S मस्ट सिटिंग इनसाइड D, अगर ऐसा होगा तो जो S पर इक्वल था वो एंटायर डोमेन पर इक्वल हो जाएगा। ये हमारा कहना है।
मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये हमेशा इसमें ये बात याद रखना ज़रूरी इसमें भी है कि एक दूसरा जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें ये बोलता है कि ये जो हमारा एस है, ये जो हमारा सेट है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, डी के अंदर डेंस हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कंडीशंस भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहले तो अभी बेसिक्स आप बात अब समझ लें, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बेसिक बातें हमें क्या याद रखना है कि पहला फॉर्म क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी। दोस्तों इसको याद रखिए कि फंक्शन मस्ट, अगर फंक्शन हमारे पास इस डोमेन के अंदर एनालिटिक है और इस सेट पे अगर फंक्शन का वैल्यू 0 दिया हुआ है और इस सेट का एक एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट किसके डी के अंदर चला जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, किस पे, डी के ऊपर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मेट इसमें क्या बोलता है दोस्तों कि एफ एंड जी दो फंक्शन है और दोनों क्या इक्विवेलेंट है, कहाँ पे इक्वल है, सेट एस पे। और एस सेट का एक भी लिमिट पॉइंट अगर डी के अंदर चला जाता है, यानी एस डैश इंटरसेक्शन डी इज नॉन एम्प्टी, अगर ऐसा हो जाता है तो एफ और इक्वल्स एफ बराबर जी हो जाएगा दोस्तों इस एंटायर डोमेन डी पे। बस इतना बेसिक बातें याद रखना है। अब दोस्तों इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इससे आपको मच बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, एंटायर फंक्शन है तो एनालिटिक होगा ही अपने डोमेन के अंदर। देखिए ये क्या क्या बोल रहा है हमारे पास कि एफ 1/n करके हमको दिया है इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। ठीक है ना, सिंस एफ ऑफ जेड इज एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन जब भी होगा तो उसका डोमेन दोस्तों क्या बन जाएगा, c। अब देखिए ये जो हमारा सेट है, ये इसको हम s लेट करेंगे, s क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू n सच दैट, है ना दोस्तों, ये 1/n का कलेक्शन कर रखा है। तो कुछ t मान लीजिए या s मानना है तो s मान लीजिए। तो दोस्तों ये 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए इसका जब भी लिमिट पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगलटन 0, है ना। सिंगलटन 0 अगर ये हमारा आ गया और डी क्या हमारे पास दोस्तों, एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना। तो टी इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोस्तों इसमें नॉन एम्प्टी आ जाएगा क्योंकि 0 इसका मेंबर है ना। तो सिंगलटन 0 आ जाएगा, दैट इज नॉन एम्प्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगलटन 0 दैट इज नॉन एम्प्टी। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना कि फंक्शन फंक्शन क्या है, एनालिटिक है और इस टाइप का अगर 0 होता है अपने डोमेन के अंदर, सॉरी अपने सेट के अंदर, इसके अंदर, तो क्या करेगा, पूरे डोमेन के अंदर भी अपने आप को 0 करेगा। तो यही दोस्तों ये लिखा हुआ है। देखिए 1/n इक्वल्स टू 0 हो गया, फॉर ऑल 1/n बिलोंग्स टू दिस। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/n को कुछ z लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। ये z क्यों लेट किया जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि एंटायर डोमेन के लिए एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट को बस रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया है दोस्तों। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। तो ये अब ये c पे दोस्तों अपने डोमेन पे चला गया। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक आपको सेट पहचानना है जिसका लिमिट पॉइंट अगर अपने डोमेन के अंदर चला जाएगा तो एग्जैक्टली वो भी इसी के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ n नेचुरल नंबर से आ रहा है तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि वो किससे आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ जाए, मतलब अपने डोमेन के अंदर से आ जाए। सिर्फ ये समझना था दोस्तों। ये देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसका क्या है, 1/s क्या है दोस्तों हमारे पास, 1/n²। और इसका जब आप लोग लिमिट पॉइंट निकालेंगे दोस्तों, इसका लिमिट पॉइंट कितना आ जाएगा, 0। और 0 क्या हो जाएगा कि हमारा डोमेन जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है यही वाला है डोमेन हमारा दोस्तों, डोमेन जो है हमारा C है। चूंकि एंटायर फंक्शन दिया हुआ है तो एंटायर फंक्शन का डोमेन कितना होता है दोस्तों, एंटायर फंक्शन का डोमेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है माइंड पे। तो दोस्तों ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। फिर ये वाला केस देख लिए, ये तो हमेशा ही होगा, चाहे ऑड हो या इवन हो, तो हमेशा ये केस चलता जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी वैल्यू के लिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 अपने डोमेन के अंदर चला जाएगा। तो फिर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे रखना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो बोला कि सेट मस्ट बी डेंस इन आर डोमेन, वो वाला केस के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना चाहता हूँ। देखिए एफ ऑफ n इक्वल्स टू 0 बोला फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r। दोस्तों यहाँ r से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो t या s जो होगा ये सेट इस टाइप का होगा, n कम्स फ्रॉम r। तो जब भी दोस्तों इसका क्या लेंगे कि देखिए n r से आ गया तो t क्या हो जाएगा, एंटायरली r हो जाएगा, r कुछ भी हो सकता है। तो t डैश जब भी लेंगे, है ना, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ये अपने r जो होता है r इज डेंस इन r, अपने आप में आ गया।
तो दोस्तों ये हम फिर इसका क्या लेंगे, टी डी डैश इंटरसेक्शन सी लेंगे तो नॉन एम्प्टी आ जाएगा, आर और सी का पता ही है कि आर ही रह जाएगा, है ना। तो फिर वही वाला केस हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। यहाँ से देखिए क्यू का जब भी हम क्यू इज डेंस इन आर, फिर आर और इंटरसेक्शन सी लेंगे तो फिर वो सी के अंदर चला जाएगा, तो फिर ये भी केस हो जाएगा। दोस्तों क्यू कॉम्प्लीमेंट भी डेंस होता है आर के अंदर, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, वो भी अपने सी के अंदर चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 है, जेड यूनिट एलिमेंट है, तो ये सारा भी उसी के अंदर लाई करेगा, तो ये ज़्यादा यहाँ तक तो आपको सोचना नहीं है। नाउ अब आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने में। देखिए एफ ऑफ एन इक्वल टू 0 बोला और एन कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ। अब ये जो n है ये हमने एक सेट बना लिया, टी आई एस कह लीजिए, n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब जब आप इसका देखिए आगे पहले क्या हो रहा था कि n जो दोस्तों था हमारे पास एन आर से आ रहा था या एन क्यू से आ रहा था, क्यू कॉम्प्लीमेंट से आ रहा था, आर क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, है ना, सब डेंस है अपने डोमेन के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब देखिए हमको प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है। देखिए टी यहाँ से टी ये जो आ गया, हम यहाँ से क्या लेंगे, जब भी इसका लिमिट पॉइंट लेंगे, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स जिसको इंटीरियर बोलते हैं, तो ये लेंगे तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए टी डैश इंटरसेक्शन जो हमारा डोमेन है सी, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया, है ना। तो जो ही 5 हो गया मतलब देयर एग्जिस्ट नो एनी लिमिट पॉइंट इन टी सिटिंग इनसाइड डी, है ना, ऐसा कोई है ही नहीं, तो है ना। तो इसका मतलब है ये इसने आइडेंटिटी थ्योरम को डिस्प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है इस फंक्शन को हम लोग 0 नहीं लिख सकते किसी भी z इक्वल्स टू दिस के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेंस बोल के मैं इस चीज़ को वो नहीं करना चाहता कि आपके अंदर बॉदरेशन हो। सिंपल सी बात है कि वो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स निकालना चाहता है, ठीक है ना, और वो देखना चाहता है अपने डोमेन के साथ अगर नॉन एम्प्टी फॉर्म करेगा तो उसको हम इक्विवेलेंट टू 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। सिर्फ इतना बात आप लोग याद रखिए। दोस्तों मैं थोड़ा सा और भी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा से इसको समझा देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन ऑन डी। देखिए डोमेन दोस्तों क्या दिया है, ये देखिए यूनिट मॉडुलस है ना, लेस देन यूनिट मॉडुलस है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ओपन है। दोस्तों ऐसा दिया हुआ है। देखिए ये क्या हो, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ 1/n इक्वल्स टू 0, n बिलोंग्स टू n। तो देखिए दोस्तों इसका जब भी आप लिमिट पॉइंट लेंगे, इसका लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। 0 क्या इस डोमेन के अंदर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा दोस्तों, ये वाला इसके अंदर 0 आ जाएगा। तो जो ही 0 लिमिट पॉइंट इसका अपने डोमेन के अंदर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। ओके, अब देखिए ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा समझते जाना, एफ ऑफ 1 + 1/n इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्या हम लोग ऐसा लिख पाएंगे, आराम से समझिए दोस्तों। ये सेट क्या है हमारे पास, 1 + 1/n, है ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब आप इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो दोस्तों इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, सिंगलटन 1 आ जाएगा। लेकिन सिंगलटन 1 तो देखिए यहाँ पे कुछ होगा, उससे है ना, बाहर है, इस अपने डोमेन के अंदर से, डोमेन के अंदर नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, सिंगलटन 1। तो जब अपने डोमेन के अंदर नहीं गया, है ना, तो ये कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगा। सो मैंने ऐसे लिखा है कि अगर ये ऐसा होगा तो डज नॉट इक्वल्स एफ ऑफ जेड इक्वल्स 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्यों हो कि देखिए इसका लिमिट पॉइंट 1 है और इसका ये सारा एलिमेंट है ना, इसका लिमिटिंग सेट ये है, तो दोनों का जो हमारा क्या आएगा दोस्तों, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा। सेकेंड केस देखिए 1 - 1/n दिया हुआ है, फिर इस सेट को ले लीजिए आप लोग 1 - 1/n, n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर इसका लिमिटिंग पॉइंट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, सिंगलटन 0 आ जाएगा, सॉरी सिंगलटन 1 आ जाएगा। फिर इस डोमेन के साथ करेंगे, है ना, ये जो हमारा मॉड ऑफ जो लेस देन 1 है, इस डोमेन के साथ दोस्तों क्या करेगा, 5 क्रिएट करेगा, है ना। देयर इज नो लिमिट पॉइंट सिटिंग इनसाइड दिस डोमेन, तो ऐसा नहीं है, तो फिर इसको ऐसा हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा हम लोगों ने ये सेकेंड ये वाला ये तो पहले फॉर्म का था, सेकेंड हमने ये करा था कि अगर कोई फंक्शन है एफ एन जी आर एनालिटिक फंक्शन है ना, वो एस के अंदर क्या है, एफ ऑफ इक्वल्स टू जी है, और इसका जो लिमिट पॉइंट है एस डैश इंटरसेक्शन डी इज नॉन एम्प्टी, तो एफ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंटायर डोमेन डी पे दोस्तों। तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। ये वाला केस मैंने बोला है। देखिए दोस्तों कहता है कि एफ ऑफ जेड इन इंटायर फंक्शन, ऐसा लिखा हुआ है, तो एन बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो एफ, तो दोस्तों ये एन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, आर से आ रहा है। तो जब भी आर का आप ऐसे कीजिएगा तो आर रह जाएगा, है ना।
तो फॉर ऑल एफ जेड इक्व टू जेड स्क्वायर ये रह जाएगा। एफ जेड इंटायर फंक्शन है तो इसका दोस्तों डोमेन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। और इसका देखिए ये तो एस का मेंबर था, तो एस इंटरसेक्शन सी करेंगे तो दोस्तों एस इंटरसेक्शन दैट इज आर, है ना, दैट इज नॉन एम्प्टी। तो जो ही नॉन एम्प्टी आ गया तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, बिल्कुल, है ना। एन को जेड लिख दीजिए, जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, जेड रिप्रेजेंट करता है ना, ऑल एलिमेंट ऑफ द डोमेन सी का, तो यहाँ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना दोस्तों। तो ये हमारा आ गया। तो ये मैंने आपको समझाया है कि टी टेस्ट हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये नॉन एम्प्टी हो गया। जो ही नॉन एम्प्टी हो जाएगा दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन स्क्वायर फॉर जो एन जो हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा था वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर ये आगे देखिए, ये सारा केस मैंने सिमिलर ही लिखा है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोस्तों वहाँ पे ये आर है तो ये डेंस करेगा, क्यू भी डेंस हो जाता है, आर भी डेंस होता है, क्यू भी डेंस होता है कि नहीं। तो दोस्तों ऐसा ही आपको पागल बनाएगा पेपर में, देखिए, है ना। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सावधानी से चलना है, ये वाला चीज़ देख लीजिए, है ना। ये डेंस करेगा तो हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ जेड जेड बन जाएगा, एफ ऑफ एन स्क्वायर बन जाएगा, एफ ऑफ जेड स्क्वायर, एफ ऑफ साइन एन बिकम साइन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड, ये बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जब भी आ गया नेचुरल नंबर आ गया, अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर का जब हम क्या लेंगे, इंटीरियर लेंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। फाई जो होता है अपने सी के साथ, है ना, ये फाई सी के साथ फाई बनेगा, दैट इज नॉन एम्प्टी। तो इसका अर्थ है इसको एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड हम लोग नहीं लिख सकते। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ है, ये वाला टर्म्स दिया एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहता है देन नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसका लिमिट पॉइंट लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, है ना, सिंगलटन 1। और आपका डोमेन क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, वो देख लीजिए कि आपका डोमेन यहाँ पे गिवन होना बहुत जरूरी है। देखिए डोमेन अगर है ना, मॉड ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन वाला कंडीशंस रहेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, है ना, कि वो नॉन एम्प्टी, है ना, ये नॉन एम्प्टी फॉर्म नहीं करेगा तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सिंपल सी बात देखिए ना, अगर ऐसा लिख भी दिया है तो आपको दिख रहा है जेड इक्वल्स टू 1 पे, है ना, ये एनालिटिक नहीं रह जाएगा, है ना। तो नो सच फंक्शंस एग्जिस्ट, ये वाला टर्म में देखिए। हाँ दोस्तों अगर ऐसा रहेगा स्क्वायर, ये देखिए दोस्तों स्क्वायर रहेगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप -1/m का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो बन जाएगा, है ना, ये सारा में। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे n पे पावर 3 दे देता, ऑड रहता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हमारे लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था देखिए इस टाइप से कि एफ ऑफ 1/n एफ ऑफ -1/n ऐसा लिख सकते हैं। दोस्तों ये नहीं लिख सकते हैं, दोनों के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन एक नहीं हो सकता। देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड भी लिखा जाए, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू -z लिखा जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो ये केसेस एक ही टाइम पे 2 रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, वी मस्ट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये गलत लिखा हुआ है। ये वाला दोस्तों ये देखिए, अगर k का वैल्यू, ये जो k है अगर इवन रहेगा तो दोस्तों क्या चढ़ जाएगा, -1/n टू द पावर k, कुछ इस टाइप का k चढ़ जाएगा। और k इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इवन वाले केस में इसको ऐसा बना देगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। लेकिन अगर k ऑड है तो दोस्तों हम k ऑड के टर्म में हम अगर k हमारा ऑड हो जाएगा तो दोस्तों क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे, माइनस इसमें साइड में रह जाएगा, है ना। तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। तो उसके टर्म हम लोग बोलेंगे कि नो सच फंक्शंस एग्जिस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, कोई ज़रूरी नहीं है 1/n टाइप का आपको दिखे, कभी ऐसा दे दे कि जो s होगा वो -1 to 1 लाई करेगा, या उसका पर्टिकुलर एलिमेंट दे देगा कि मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू हाफ है। तो आपको ये देखना है, अगर ये अपने डोमेन के अंदर जाता है देन दिस इज ओके, है ना, तो ये कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके दोस्तों, तो देखिए एक PYQ में लेके आपको देखिए दोस्तों, ये पिछले साल प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्या बोल रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है या डोमेन, देखिए क्या दिया दोस्तों, ये वाला डोमेन दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स तो आप लोग जरूर देखें कि एनालिटिक हो और डोमेन क्या दिया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन पूछे, कहता है कि क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखिए 1/n क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट 0 इसमें चला जाएगा, तो ऐसा लिख पाएंगे हम लोग, है ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकेंड देखिए, ये इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 1/n, इसका लिमिट पॉइंट 1 आ जाएगा। जो ही दोस्तों लिमिट पॉइंट 1 आ जाएगा, क्या 1 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे, केस खत्म। थर्ड देखिए, तो कहता है ये वाला ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 1/n इक्वल्स टू इतना, फॉर ऑल n इक्वल्स टू n बोलता है, इसका लिमिट पॉइंट तो 0 आ रहा है, इसके अंदर जा रहा है, लेकिन वी मस्ट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन।
जो पॉसिबल नहीं। देखिए 1/n है, तो देखिए -1^n/n ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर n का वैल्यू ऑड हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n को हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। माइनस को साइड में निकालना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोलता है, देखिए क्या कितना अच्छा बात बोला कि कैन नॉट सेटिस्फाई दिस। तो ठीक है भाई, तुम पहले ही से नो बोल रहे हो तो अच्छा है। अगला कहता है कैन नॉट सेटिस्फाई दिस, ऐसा हो सकता है क्या। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए इस केस को। देखिए दोस्तों 1/n अगर हम 1/n+1 लिखेंगे तो कोई भी आप लोग वैल्यू z रख के देख लें या कुछ भी रख के देख लें, ये पॉसिबल केस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बोल रहा है कि कैन नॉट सेटिस्फाई दिस, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये 2011 का क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है कि लेट d इक्वल्स टू इतना दिया हुआ बी यूनिट डिस्क, है ना। और ये बोलता है कि जो फंक्शन है दोस्तों कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, सेटिस्फाइंग दिस f(1/n 2n/3n+1 n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। मतलब n कहाँ से आ रहा है दोस्तों, नेचुरल नंबर से आ रहा है। और देखिए क्या क्या पूछा हमको, कि ये पूछता है कि बताइए कि f(0) पे 2/3 होगा, f एज अ सिंपल पोल एट z इक्वल टू -3, f(3) पे 1/3 होगा, या नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। ओके, अब देखिए इस दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कि 2011 में दिया हुआ था कि ऐसा कोई डी था जो हमारा क्या था, डोमेन जेड बिलोंग्स टू सी लेस देन ए वाला दिया हुआ था दोस्तों, ठीक है। यूनिट डिस्क था और ये फंक्शन एनालिटिक था और ये फंक्शन दिया हुआ था दोस्तों, ये फंक्शन दिया हुआ था। तो आपको पूछा था कि क्या बताया, f(0) पे ये हो जाएगा, f एज सिंपल पोल एट z इक्वल टू -3, f(3) इक्वल टू 1/3, या नो सच फंक्शंस एग्जिस्ट। बिल्कुल बच्चा वाला काम है। किसका दोस्तों यूज करना है हमको, आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करना है, यूज आइडेंटिटी थ्योरम। अब देख लीजिए आइडेंटिटी थ्योरम में पहले हम सबसे पहले किसको हम सर्च करेंगे कि s क्या है दोस्तों, s क्या होगा, ये 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आराम से देख लीजिए इसका लिमिट पॉइंट दोस्तों क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n दोस्तों क्या देगा, 0, यानी सिंगलटन 0, सिर्फ एक सेट रह गया इसके अंदर, सिंगलटन 0, है ना। तो इसका जो लिमिट पॉइंट बना दोस्तों सिंगलटन 0। अब देखिए क्या सिंगलटन 0 डोमेन में जा रहा है, तो इसमें जा रहा है दोस्तों, है ना, अपने डोमेन के अंदर जा रहा है, मॉड ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन, है ना, ये इसका मेंबर बन रहा है। क्योंकि ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इसको हटा दीजिए बाउंड्री को, और इसमें है ना सिंगलटन 0 यहाँ पे आ रहा है ना। तो लिमिट पॉइंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो ही एग्जिस्ट करेगा तो ये आइडेंटिटी थ्योरम को होल्ड करेगा, बोलेगा कि ये जो चीज़ है जो अब अपने डोमेन के अंदर ये होल्ड कर रहा था, है ना, सॉरी अपने सेट के अंदर, ये एस के अंदर जो होल्ड कर रहा था, तो दोस्तों जो अब एस के अंदर होल्ड कर रहा था वो अब किसके अंदर होल्ड करेगा, डोमेन के अंदर होल्ड करेगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए f(1/n) को हम लोग लिख सकते हैं 2n+3n+1, है ना। कैन आई राइट लाइक, आप n से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, क्या बन जाएगा 2/3 + 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छी बात है, इसको हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि राइट डाउन 1/n इक्वल्स टू z, तो ये हमने लिख दिया z। देखिए दोस्तों इससे भी आप देख सकते हो व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है, 0 अपने डोमेन का मेंबर बन जाता है। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सेट रिप्रेजेंट करने के लिए कोई t ले लेता है, कोई s ले लेता है, कुछ कोई अदर, है ना, सिम्बल्स ले लेता है। तो ये आ गया। तो दोस्तों यहाँ से क्या बना, f(z) इक्वल्स टू 2/3 + z। यहाँ बिल्कुल ही कुछ भी फालतू का टेंशन नहीं लेना दोस्तों, ठीक है ना, अपने डोमेन के अंदर अब ये जाएगा। और देखिए ये एनालिटिक फंक्शन है ना, तो इसके अंदर क्या है, हमारा डोमेन क्या है, एंटायर सी दिया हुआ है। डोमेन तो हमारा ये है दोस्तों, ये इस डोमेन के अंदर जो सेट के अंदर था वो अपने डोमेन पे चला जाएगा, तो डोमेन पे रख लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से z के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 3 + 0 बिकम्स 2/3। तो क्या फर्स्ट मिल रहा है कि 0 पे 2/3 आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। सेकेंड आते हैं कि देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसमें आप सिंगुलैरिटी क्या हो जाएगा, 3 + z इक्वल्स टू 0, सो z इक्वल्स टू -3, ठीक है ना दोस्तों। तो z इक्वल्स टू -3 पे क्या है, ये सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कैसा है दोस्तों, सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसा है, पोल है भाई। कैसे, क्यों पोल है, क्योंकि इसका लिमिट z टेंडिंग टू -3 पे इस फंक्शन का लिमिट क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। और आपको पता है सिंगुलैरिटी के थ्रू कि लिमिट पॉइंट अगर इसका
इनफाइनाइट आता है तो हमेशा ही क्या देता है दोस्तों, पोल देता है। तो ये हो गया कि पोल भी एग्जिस्ट कर रहा है। और चूंकि ऑर्डर 1 है तो ये दोस्तों कैसा पोल है, सिंपल पोल है। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट जेड इक्वल्स टू -3। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना। तो दोस्तों ये भी ट्रू हो गया। अब थर्ड देखिए कि f(3) पे 1/3 होगा। आप रख दीजिए 3 जेड के जगह पे 3। सो 2/3 + 3 बिकम्स 2/6, दैट इज 1/3, है ना। तो f(3) पे भी वैल्यू आ गया 1/3। ये भी सही, तीनों सही हो गया। कहता है क्या नो सच फंक्शंस एग्जिस्ट। तो भाई आपको तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो फंक्शन की एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। मोर ओवर ये यूनिक फंक्शन एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम था नहीं इसमें। ओके दोस्तों, तो अगले हम फिर एक इसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन इफ रेडियस रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड देन व्हाट शुड बी। देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है ना, ये लिबोलिज थ्योरम को बोलता है एंटायर फंक्शन है बाउंडेड है तो क्या होता है दोस्तों, एंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट हो जाता है ना। तो देखिए जो ही फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो उसका इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये बोलता है एफ डैश इज नॉन जीरो कांस्टेंट। भाई जब कांस्टेंट आ गया एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट तो एफ डैश तो जीरो हो जाएगा। तो ये बोलता है नॉन जीरो होगा तो गलत बात है। और ये बोलता है कि एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जीरो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट हो जाएगा और इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दूसरे पार्ट में इसका करेंगे। रोज थ्योरम को मैं अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस पे आइडेंटिटी थ्योरम पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं इतना टाइम आपको कंज्यूम नहीं करूँगा क्योंकि पेपर का टाइम है, थोड़ा सा ईजी वे में लेके जाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें जिनको ज़रूरत है या फिर जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।